तो देखिएगा सबसे पहले है while examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. Cork is a substance which comes from the bark of a tree. ठीक है, cork is a substance which comes from the bark of a tree. तो ये कुछ इस तरीके का है कि जब उसने एग्जामिन करना शुरू करा तो उसको गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. तो honeycomb इस तरीके का होता है, उसके अगर compartments को देखें तो ऐसा होता है वो। इस तरीके का होता है। तो आप ये देखिएगा कि उसने ये ऑब्जर्व करा कि जैसे हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर होता है वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर उसको दिखाई दिया जब उसने एक ट्री के कॉर्क को स्टडी करना शुरू करा। ठीक है, अच्छा, कॉर्क इज अ सब्सटेंस व्हिच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। तो जो ट्री का जो बार्क होता है, ट्री का जो बार्क जो है वहाँ से एक सब्सटेंस छोटा सा निकाला जाता है, उसी को कॉर्क बोल देते हैं। दिस वॉज इन द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। खुद ही एक माइक्रोस्कोप बनाया था और उसी माइक्रोस्कोप से उसने उस चीज़ को स्टडी करा। और है आगे, रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स। ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं ये रॉबर्ट हुक ने इनको कह दिया कि ये सेल्स हैं। सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। तो सेल जो है एक लिटिल रूम के लिए, छोटे रूम के लिए एक लैटिन वर्ड होता है सेल। अच्छा, This may seem to be a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. तो ये जो इंसिडेंट है ये बहुत ही छोटा सा एक इंसिडेंट लगता है, लेकिन ये हिस्ट्री ऑफ साइंस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है इंसिडेंट था। बहुत इम्पॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि आप ये देखिए कि आज एक छोटे से सेल की हेल्प से ही ये पता लगाया जा सकता है कि किसी की बॉडी का ब्लड ग्रुप क्या है। ऐसा ही नहीं है कि किसी का कोई भी ब्लड है और किसी को भी आपने ब्लड दे दिया तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है ना, इट कैन रिजल्ट इन टू डेथ। तो ऐसा नहीं है, किसी का भी ब्लड किसी को भी दे दो। हाँ, जिसका बी पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप तो वो बी पॉजिटिव ही एक्सेप्ट करेगा, जिसका ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो ए नेगेटिव ही एक्सेप्ट करेगा, जिसका ए बी है वो ए बी ही एक्सेप्ट करेगा। तो ये सब कुछ किस चीज़ से पता चला? ये सेल का डिस्कवरी ही अगर नहीं होती तो पता ही नहीं चलता था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये डिस्कवरी थी। This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. तो ये सबसे पहले किसी ने ऑब्जर्व करा था कि जो लिविंग थिंग्स है वो छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर बनी है। ठीक है, The use of the word cell to describe these units is used till this day in biology. तो ये जो सेल का जो यूजेज है ये आज भी बायोलॉजी में यूज़ करा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक एक्टिविटी देखेंगे। तो एक्टिविटी देखते हैं, देखिए क्या है। लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन अनियन बल्ब विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस फ्रॉम द कॉन्केव साइड या इनर लेयर ऑफ द अनियन। तो अनियन जो होता है, अनियन में फोर्सेप्स क्या होता है? फोर्सेप्स बहुत छोटा सा ट्वीजर है ना, उसको फोर्सेप्स बोलते हैं। उसकी हेल्प से हमने क्या करा, ये अनियन को काटा और काट कर उसके अंदर की बहुत बारीक सी जो स्किन होती है उसको स्किन को खींच कर निकाल दिया। ठीक है, अच्छा, दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। तो उसको किसी भी उसमें इस लेयर को एक वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर, मतलब एक ऐसे ग्लास में जो आर पार ट्रांसपेरेंट जिसमें दिखाई देता है और उसमें पानी भरा हुआ है, तो उस पर सीधा सीधा भी इसको डाला जा सकता है, लेकिन नहीं करा ऐसा। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। तो उसमें क्या होता है कि जो पील है, जो बारीक सा आपने स्किन निकाली है, उसको पानी में इस वजह से डाला जाता है कि अगर उसको ऐसे ही ओपन कर देंगे तो वो मतलब विद इन फ्यू मिनट्स क्या होगा, वो ना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। तो व्हाट डू वी डू विद दिस पील? तो हमको इस एक्टिविटी में ये देखना है कि हम इस पील के साथ करने क्या वाले, हमने निकाला। हाँ, ये लैब में भी करवाई थी क्या? सर हमारे स्कूल में जो एक्टिविटी होते हैं हाँ, वो सारी चीज़ें करवाते हैं उसमें ना।
प्रैक्टिकल फाइल बनवाते होंगे, उसमें एज हो गया, प्रोसीजर, apparatus रिक्वायर्ड, ये सारी चीज़ें। So let us take a glass slide, put a drop of water on it and transfer a small piece of the peel from the watch glass to the slide. अब आपको क्या करना है कि एक स्लाइड है, स्लाइड क्या होती है कि ब्लड टेस्ट होते हुए देखा है कभी? नहीं, ब्लड लेते हुए देखा होगा, ब्लड टेस्ट होते हुए नहीं देखा होगा। ब्लड टेस्ट कैसे होते हैं? ब्लड टेस्ट में क्या करते हैं कि वो जो एक टेस्ट ट्यूब में लेकर चले जाते हैं ना, ब्लड को लेकर चले जाते हैं, उस पर एक स्टिकर लगा देते हैं, उस पर पेशेंट का नाम लिख देते हैं, तो उसमें से ब्लड की ड्रॉप्स ली जाती है। और ब्लड की ड्रॉप्स को ऐसे ना कांच की ऐसे पतली सी स्लाइड होती है, कांच की ना पतली सी ऐसी स्लाइड होती है, तो उसके ऊपर 2-4 ड्रॉप्स ऐसे जो है गिरा दिया जाता है और उनको गिराकर फिर उसके ऊपर एक और स्लाइड लगा दी जाती है। स्लाइड लगाकर क्या होता है कि वो जो ब्लड है उसके ब्लड के जो निशान है वो दूसरी स्लाइड पर भी आ जाते हैं, तो सिर्फ इतना हल्का सा इंप्रेशन तक की ही ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी काफ़ी वो ब्लड ले जाते हैं, मतलब 2 या 3 बूंद ब्लड से भी आपका ब्लड टेस्ट हो सकता है। तो आप समझ लीजिए कि सेल जो है वो कितनी छोटी यूनिट है, और जो सेल है उन सेल से ही मिलकर, हम ये कहेंगे कि ब्लड में सेल का क्या काम, तो हम कहते हैं कि जो ब्लड है ना, ब्लड भी छोटे छोटे सेल से ही मिलकर बना है। माना कि वो लिक्विड है लेकिन वो छोटे छोटे सेल से ही मिलकर बना है। और नी को 2 तरीके के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, है ना। तो वो ब्लड जो है वो सेल से ही मिलकर बना होता है। तो हमने क्या करा, तो जो छोटी सी स्किन निकाली थी अनियन की, उसको हमने थोड़ा सा पानी में भिगाकर, मतलब थोड़ा सा वो ताकि गीला रहे, उसको भिगाकर यहाँ पर स्लाइड पर चिपका दिया और स्लाइड पर चिपका कर उसको कवर कर दिया। उसके बाद देखिएगा, मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। ये देखना है तो वो जो पील है, जो अनियन की जो आपने स्किन यहाँ पर डाली है, इस पर चिपकाई है, वो बिल्कुल मतलब फ्लैट हो, ऐसा ना हो कि कहीं से मुड़ी हुई हो या कर्व हो, ऐसा नहीं। A thin camel hair paint brush might be necessary to help transfer the peel. तो कैमल हेयर ब्रश क्या है, वो कैमल एक कंपनी है ना, कैमलिन आपने देखा होगा, उसके पेंट ब्रश वगैरह आते हैं। तो कैमल का जो ब्रश है उससे पकड़कर, है ना, और उससे उसको ऐसे फ्लैट करना जो है वो थोड़ा सा उन्होंने सजेस्ट कर रखा है कि उससे आप कर दीजिए। अच्छा, नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलोड बाय अ कवर स्लिप। फिर हमने क्या करा कि यही जो अनियन पील है, इस अनियन पील के ऊपर हमने आयोडीन की 2-4 ड्रॉप्स गिरा दी। आयोडीन क्या सैफरडीन भी डाल सकते हैं, आयोडीन भी डाल सकते हैं। ये होता क्या है कि उससे ना उस पर थोड़े से स्टेन्स पड़ जाते हैं, उस पर निशान आ जाता है। अब जैसे अनियन पील है, तो अनियन पील मतलब अप्रॉक्सीमेटली अनियन पील को हम कह सकते हैं कि अनियन पील जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है। तो ट्रांसपेरेंट अगर कोई चीज़ है तो उसको स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके ऊपर आयोडीन अगर डाल देते हैं तो आयोडीन का जो कलर है वो उसके ऊपर आ जाता है। जब आयोडीन का कलर उसके ऊपर आ जाता है तो हम एक कलर्ड थिंग को आसानी से स्टडी कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कोई ट्रांसपेरेंट थिंग होती है। तो इस पर हमने आयोडीन डाल दिया, फिर उसको कवर कर दिया। टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स व्हाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ अ माउंटिंग नीडल। ठीक है, तो माउंटिंग नीडल मतलब नीडल की हेल्प से धीरे 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 उसको उसके ऊपर चिपका देना है, छोड़ देना है, एक स्लाइड के ऊपर दूसरी स्लाइड, और दोनों के बीच में बारीक सी अनियन की स्किन होगी, अनियन पील होगी। अब क्या है आगे वो बोल रहे हैं आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, मतलब बीच में किसी भी तरीके का ना एयर बबल नहीं होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा ना कि वो मोबाइल फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन के ऊपर वो प्लास्टिक की वो स्क्रीन, टेम्पर्ड स्क्रीन जिसको बोलते हैं, है ना, तो वो लगाते हैं। तो उस दौरान आपने देखा होगा कि वो जो मतलब टेक्नीशियन जो लगाता है बड़ा ध्यान से धीरे 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 करके लगाता है उसको, कि बीच में कहीं किसी भी तरीके का कोई एयर बबल ना आ जाए। ठीक है, तो वैसा ही ध्यान देना है कि स्लाइड को एक के ऊपर एक कैसे चिपकाना है कि कोई एयर बबल ना आ जाए। अच्छा, आगे बोल रहे हैं आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, टीचर से हेल्प ले लेना। वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील, वी कैन ऑब्जर्व द स्लाइड लो पावर फॉलोड बाई हाई पावर्स ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो वो जो आपने वो स्लाइड ले ली, कांच की स्लाइड ले ली, तो कांच क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ऊपर वाला कांच भी नीचे वाला कांच भी ट्रांसपेरेंट है, उधर अनियन पील भी लगभग ट्रांसपेरेंट है। तो हमने उस पर आयोडीन की 2-4 ड्रॉप्स जो है वो गिरा दी थी ताकि आयोडीन का कलर उसके ऊपर आ जाए। अब हमारे पास वो स्लाइड है, अब मेरे को इस चीज़ का खतरा नहीं है कि अनियन पील सूख जाएगा या इधर उधर गिर जाएगा कहीं पर, उस चीज़ का हमको टेंशन नहीं है। तो अब हमने वो स्लाइड ली और स्लाइड को ही सीधा माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया। ठीक है, माइक्रोस्कोप की पावर को हम धीरे 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 बढ़ाते जा रहे हैं ताकि हम उसको थोड़ा और मैग्नीफाई करके देखते हैं। ठीक है, तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस, जैसे ही हम लेंस के थ्रू, माइक्रोस्कोप के लेंस के थ्रू देखते हैं तो हमने क्या ऑब्जर्व करा
Can we draw the structures that we are able to see through the microscope on an observation sheet? तो हम ये कहेंगे कि हाँ हम उसको बना सकते हैं. वो जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इसी तरीके का है. जैसे मान लीजिए ये शीट है, स्लाइड है ये. इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि हनी कॉम्ब में होता है. ऐसे बीच में 2-4 डॉट्स वगैरह को देखने के लिए मिलेगा हमको. अब इसी में जो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो छोटे छोटे सेक्शंस हैं, इन्हीं को रॉबर्ट हुक ने क्या बोल दिया, सेल बोल दिया. तो देखिएगा we can try preparing temporary mounds of peels of onions of different sizes. What will be observed is similar structures or different structures. तो हमने ये कहा कि अनियन की जो पील है, यानी कि अनियन की जो स्किन है, वो हमने अलग अलग साइज़ की ले ली. कोई छोटी स्किन ले ली, कोई बड़ी स्किन ले ली. वो हमने देखा और उसको बार बार स्लाइड पर चिपकाया. ऐसे ही आयोडीन की 2-4 ड्रॉप्स गिराई, फिर ऊपर एक और स्लाइड चिपकाई, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं. तो हम ये देखते हैं कि क्या जो ये स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, क्या सिमिलर देखने के लिए मिलता है. तो हम ये कहेंगे हाँ सिमिलर स्ट्रक्चर ही देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई एक लिविंग थिंग है. जैसे कि अनियन है, अनियन जब तक प्लांट पर लगा हुआ है तो प्लांट्स क्या होते हैं, लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं. तो अनियन भी एक लिविंग थिंग हो गया. तो अनियन के अंदर जो बना है सेल, तो वो एक ऑर्गेनिज्म है. तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर का जो सेल होगा, उनके सबके स्ट्रक्चर, सबका साइज जो है सिमिलर होगा, एक जैसा ही होगा. उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए. व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं? दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर. ठीक है, तो जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उसका आंसर ये दे रहे हैं. दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर. टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर्स लाइक एन अनियन बल्ब. तो ऐसे ही छोटे 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 जो सेल्स हैं, जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, लाखों करोड़ों सेल्स जुड़ गए, तो पूरा का पूरा एक अनियन बल्ब. अनियन जो होता है ना, उसको अनियन बल्ब बोल देते हैं. ठीक है, वो देखने में थोड़ा सा गोल दिखाई देता है जैसे बल्ब होता है, इसलिए अनियन बल्ब बोल देते हैं. We find from this activity that onion bulbs of different sizes have similar small structures visible under a microscope. The cells of the onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they came from. तो जितने भी अनियन पील हैं, उनके जो सेल्स हैं वो सारे के सारे, आप एक बड़ा अनियन ले लें, एक छोटा अनियन ले लें, ठीक है, कैसा भी आप अनियन ले लें, लेकिन उसका जो आप सेल निकाल कर देखेंगे, आप सेल्स का सबका साइज देखेंगे कि वो सबका सेम स्ट्रक्चर आएगा. These small structures that we see are the basic building units of the onion bulb. These structures are called cells. ठीक है, तो आप लिखेंगे the basic building unit. नोट कीजिएगा. The basic building unit of a living object is called, the basic building unit of a living object is called cell. ठीक है, उसको सेल कहते हैं. ठीक है, फिर है not only onions but all organisms that we observe around are made up of cells. However, there are also single cells that live on their own. तो कई केसेस में ऐसा भी होता है कि सिंगल सेल है, सिर्फ एक ही सेल है, तो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म उसमें एक ही सेल है ना, और वो भी एक पूरे ऑर्गेनिज्म की तरह जिंदा रहता है, जीता है. ठीक है, जैसे कि अमीबा एक एग्जांपल है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. Cells were first discovered by Robert Hooke in 1665. He observed the cells in a cork slice with the help of a primitive microscope.
Leeuwenhoek, 1674, with the improved microscope, discovered the free living cells in pond of water for the first time. तो उसने पॉन्ड ऑफ वाटर में ल्यूवेनहॉक ने 1665 में तो इसने रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व कर लिया था। फिर 1674 में ल्यूवेनहॉक ने एक और इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बनाया और उस इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप में पॉन्ड ऑफ वाटर को उसने देखा, उसमें जो पानी था उसके थ्रू देखा और देखा कि हाँ जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब छोटे छोटे सेल से मिलकर ही बनी हुई हैं। ठीक है, अच्छा, इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन, अच्छा रॉबर्ट हुक नहीं है, रॉबर्ट ब्राउन है अभी। 1831 मैंने ये सोचा इतना लंबा जी कैसे गया। 1665 में तो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर करा था, अब दूसरा रॉबर्ट आया, लेकिन वो रॉबर्ट हुक नहीं है, वो रॉबर्ट ब्राउन है। तो 1831 who discovered the nucleus in the cell. Purkinje in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. The cell theory that all the plants and animals are composed of cells, that the cell is the basic unit of life, was presented by two biologists, Schleider and Schwann. The cell theory was further expanded by Virchow by suggesting that all cells arise from pre-existing cells. With the discovery of electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles. ठीक है, तो ये देख लिया गया कि सेल का लगभग इस तरीके का स्ट्रक्चर है। इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, एक दूसरे साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व करा और ये डिस्कवर करा कि जो सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो फ्लूइडिक सब्सटेंस है, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। वो प्रोटोप्लाज्म है। The invention of magnifying lenses led to the discovery of the microscopic world. The invention of magnifying lenses. तो मैग्नीफाइंग लेंस जो होता है, मैग्नीफाइंग लेंस वो जिससे ऐसे ऐसे मैग्नीफाइंग लेंस, तो मैग्नीफाइंग लेंस ने ही एक बेसिस बनाया इस चीज़ का, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड वहाँ से स्टार्ट हो गया। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का मतलब क्या है कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में, छोटी छोटी बहुत छोटी, उन सबको हम ढंग से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये है कि इट इज़ नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। ठीक है, तो सिंगल सेल जो है, सिंगल सेल से भी हमारे ऑर्गेनिज्म बनते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की हम बात करें जिसमें सिर्फ एक ही सेल है, अगर हम अपनी बात करें, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर जाने कितने जो है मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस सेल हैं। ठीक है, तो लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी होता है, अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, क्लेमाइडोमोनास होता है, जिनके अंदर एक ही सेल होता है, सिंगल सेल। These organisms are called unicellular organisms. On the other hand, many cells group together in a single body and assume different functions in it to form various body parts in multicellular organisms such as some fungi, plants and animals. ठीक है, तो नोट करें, those organisms which have only one cell are called single celled, which have only one cell are called single celled or unicellular organisms. Single cell or unicellular organisms. ठीक है, एग्जाम्पल अमीबा,
एटसेट्रा। CHLA MYDO MONAS क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, ये हो गए हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद देखें सर ये भी तरीके से ना ऑर्गेनिज्म क्या हमारी बोलूँ मैं क्या कह रहा हूँ। सर लास्ट वाला जो है वो भी तरीके ऑर्गेनिज्म होते हैं। हाँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लेमाइडोमोनास। दूसरा लिखिए in a multicellular organism many cells group together in a single body. Many cells group together in a single body and assume different functions in it. Assume different functions in it to form various body parts. To form various body parts of the organism. Various body parts of the organism. Example. Some fungi, plants and animals. Some fungi, plants and animals. तो कुछ fungi होती है इस तरीके की जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। बहुत सारे सेल्स मतलब मल्टी सेल्स को उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोल देते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और प्लांट सारे के सारे एनिमल्स वो सारे के सारे आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हाउ cells divide to produce cells of their own kind. All cells thus come from pre-existing cells. तो जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कोई छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा है तो उसके हाथ पैर बॉडी पार्ट्स जितना भी है वो सारे के सारे उसके बॉडी पार्ट्स सब छोटे छोटे हैं। और धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे जब वो न्यूट्रिशन मिलता रहता है, धीरे धीरे एज के साथ बड़ा होता है तो उसके बॉडी पार्ट्स भी ग्रो करते हैं। धीरे धीरे वो उसकी हाइट बढ़ती है, उसकी विड्थ बढ़ती है। ठीक है, तो वो कैसे बढ़ रहा है, ऐसा थोड़ी है कि कोई चीज़ ऐसी स्ट्रेच हो रही है। उसके बॉडी के अंदर जितने भी छोटे छोटे सेल्स हैं, जब उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है तो वो सेल धीरे धीरे डेवलप होते हैं। जब डेवलप होता है एक सेल, एक पर्टिकुलर साइज़ होता है एक सेल का, तो उतने ही साइज़ का वो बनेगा। जब उससे बड़ा उसका साइज़ हो जाता है तो वही सेल टूटकर 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर 2 सेल्स और टूटते हैं तो वो 4 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे ग्रोथ जो है वो होती रहती है। आप किसी भी तरीके से चाहें कि कोई 1 साल का बच्चा है वो एकदम से ग्रो कर जाए और वो 4 साल के बच्चे जितना हो जाए, या कोई 10 साल का बच्चा है वो एकदम से 20 साल के बच्चे जितना हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है ये जो सेल्स का जो डेवलपमेंट है, सेल्स का जो डिवीज़न है, इट टेक्स टाइम। इसमें थोड़ा टाइम। सर वैसे एक क्वेश्चन आता है कि एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हाउ, इसका आंसर क्या होगा? हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे हाँ एक ही सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है ना, सब बिल्कुल एक छोटे से सेल से। अगर हम ह्यूमन बींग्स की भी बात करें तो हम ह्यूमन बींग्स भी एक छोटे से सेल से मिलकर बने हैं।
ठीक है। वो जो छोटा सा सेल है जो एम्ब्रियो बनता है, जब रिप्रोडक्शन होता है, जब बच्चा बिल्कुल छोटा सा होता है जरा सा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसमें गैमीट्स होते हैं। गैमीट्स क्या है कि क्रोमोसोम्स का पेयर मदर के पास से आया और क्रोमोसोम का पेयर फादर के पास से आया, ठीक है। तो इतना छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है एक ह्यूमन बीइंग ही, इतना छोटा सा, जैसे कि एक सिंगल सेल हो, और फिर वो सिंगल सेल धीरे 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 डेवलप होते 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 फिर मतलब वो एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम अपनी बात करें तो हम ये देखेंगे कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारी बॉडी में सेल्स हैं, तो सारे के सारे सेल्स जो हैं वो एक ही जैसे होते हैं, यहाँ सारे सेल्स एक जैसे हैं, लेकिन वो जब सेल्स हैं वो धीरे धीरे जब वो डेवलप होते हैं तो वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। डिफ्रेंशिएट मतलब अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। कैसे? हमने ये कहा कि हमारी बॉडी के अंदर बोन्स भी हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर बोन्स भी हैं, हमारी बॉडी के अंदर मसल्स भी हैं, हमारी बॉडी के अंदर कार्डियक मसल्स भी हैं। कार्डियक मसल वो मसल होती है जिससे हार्ट बनता है, ठीक है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें किससे बनती हैं? टिश्यू से बनती हैं। और जो टिश्यू है, टिश्यू कैसे बनता है? वो सेल से बनता है। तो 1 2 3 4 5 6 से जुड़ते जुड़ते जब हज़ारों सेल्स जुड़ जाते हैं, उन सेल्स के बनने से टिश्यू बनता है। तो ऐसा है कि अगर मान लीजिए हम लीवर की बात करें, तो जो लिवर है वो लिवर जो है वो बोन जिस सेल की बनेगी उसका नहीं बनेगा लिवर, ठीक है। बोन तो होगी काफ़ी हार्ड, वो तो रिजिडिटी और एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है बॉडी को, ताकि बॉडी सीधी खड़ी रहे, ठीक है। लेकिन जब हम लिवर की बात करते हैं तो लिवर अलग तरीके के सेल्स से बनेगा। तो जब बहुत सारे सेल्स जुड़ते हैं तो टिश्यू बन जाता है, बहुत सारे टिश्यूज जुड़ते हैं तो ऑर्गन बन जाता है। तो अलग अलग ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, लिवर है, पैनक्रियाज है, स्टमक है, किडनी है ना, गॉल ब्लैडर है, लंग्स हैं, तो बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं। वो कैसे बनते हैं? सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स। और जब इन्हीं सारे ऑर्गन्स का एक ग्रुप तैयार हो जाता है तब उसी को हम ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स में काऊ, डॉग, लॉयन कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Some organisms can also have cells of different kinds. कुछ ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके के सेल्स भी होते हैं। Look at the following picture. It depicts some cells from the human body. तो ह्यूमन बॉडी के ही कुछ सेल्स हैं। तो आप ये देखेंगे कि पहला सेल है स्मूथ मसल सेल। तो स्मूथ मसल सेल का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं उन मसल्स के मसल का एक सेल है, छोटा सा एक सेल है, उनके 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल जुड़ने से पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, ठीक है। फिर हम ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स अलग तरीके का फिगर बनाकर दिखा रखा है। फिर नर्व सेल, तो नर्व सेल कौन सा है? ये वाला जो नर्व सेल है ये हमारा जो ब्रेन तक जो सिग्नल्स पहुंचाता है कि अगर हम बैठे हुए हैं और हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो हमें पता कैसे चलेगा? हमारा ब्रेन काम करेगा तो हमको पता चलेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। अब जैसे वो हनी सिंह के गाने सुन के किसी ने शराब पी ली, ठीक है, और वो लुढ़क गया, ठीक है। हनी सिंह के गाने में शराब ही पीते हैं सब, ठीक, तो वो शराब पी के लुढ़क गया। अब लुढ़कने के बाद में क्या होता है कि भाई उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको गर्मी लग रही है, उसको सर्दी लग रही है, उसको ठंड लग रही है, कुछ नहीं पड़ा हुआ है ऐसे, ठीक, पसीना आ रहा है पता ही नहीं। तो उससे क्या होता है, और आपने कई बार देखा भी होगा जगह जगह वाइन शॉप्स खुली हुई, उन पर लिखा रहता है ना कि कंज्यूमिंग अल्कोहल इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ। फिल्मों में दिखाते हैं उस पर भी नीचे वार्निंग लिखी हुई जाती है। वो क्या करता है, हाँ वो क्या करता है कि भाई आपके जो नर्व सेल्स हैं वो नर्व सेल्स को धीरे धीरे डैमेज करने लगता है, ठीक है। कोई इंसान है उसने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है, अल्कोहल कंज्यूम मतलब इथेनॉल उसने पी रखा है। तो अब आप ये देखिएगा कि उससे अगर कोई पूछे कि भाई आप अपना नाम बताओ, तो मेरा नाम बस ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा, मैं सोचने की कोशिश तो करूँ, याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसा रहता है। कुछ लोग तो बोलना ही बंद कर देते हैं, कुछ लोग बोलना ही बंद कर देते हैं। बोलना बंद करने का मतलब ये है कि शायद वो लैंग्वेज ही भूल गए हैं, शायद वो लैंग्वेज ही भूल गए हैं, उनको पता ही नहीं है कि मुझे बोलना क्या है, ये बोलते कैसे हैं। तो इतना गंदा असर होता है इनका न्यूरॉन्स को, नर्व सेल्स को डैमेज करता है। और कभी कभी कुछ लोग अंधे तक हो जाते हैं इसमें, क्योंकि नर्व सेल्स के पास से हमारी ऑप्टिक नर्व भी जाती है, ऑप्टिक नर्व जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। अब उसके बाद देखिएगा, द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। इन सम केसेस द सेल शेप could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. For example, nerve cells have a typical shape. तो हम ये कहते हैं कि
किसी किसी तरीके के जो सेल हैं उनकी कुछ पेकुलियर का मतलब फिक्स्ड, कुछ फिक्स्ड शेप होती है। पता है कि वो इसी तरीके का होगा, उसका कुछ अलग शेप नहीं हो सकती। जैसे नर्व सेल है, नर्व सेल की शेप कुछ इस तरीके की होती है। नर्व सेल की कुछ कुछ इस तरीके की शेप होती है। तो अब पेकुलियर है, पेकुलियर मतलब फिफ्थ शेप है, ये इसी तरीके की शेप होगी। अब ये जो पूरा का पूरा लंबा पाइप जा रहा है इसको एक्सॉन बोल देते हैं। ये न्यूक्लियस होता है। ये जो यहाँ से ये इस तरीके से निकल रहे हैं इनको डेंड्राइट्स बोल देते हैं। ये नर्व एंडिंग्स बोल देते हैं, नहीं इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं, इनको नर्व एंडिंग्स बोलते हैं। तो और ये जो है ये प्रोटेक्शन के लिए माइलिन शीथ लगी हुई है यहाँ पर। प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि नर्व सेल जो है वो किसी और सेल के साथ में मतलब मिक्स ना हो जाए, ताकि नर्व सेल का जो है वो स्पेसिफिक काम होता है। स्पेसिफिक काम मतलब कि हम बैठे हुए हैं फालतू में हंस रहे हैं, ठीक है, बैठे हुए फालतू में उल्टे सीधे मुंह बना रहे हैं, ठीक है, तो वो किस चीज़ की पहचान होती है? तुम्हारे न्यूरॉन्स काम नहीं कर रहे हो, पागल हो गए, ठीक है, तो ऐसे बोल देता है कोई किसी को। तो इसका मतलब क्या है कि भाई क्या नर्व सेल्स ठीक से काम नहीं कर रहे, दिमाग खराब हो गया, ऐसे बोल देते हैं। वो दिमाग खराब मतलब यही है कि नर्व सेल्स में कुछ गड़बड़ है क्या, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living forms. That are characteristics of all living forms. How does a living cell perform these basic functions? तो कोई living cell ये basic functions किस तरह से perform करता है सुनिए। We know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human beings. We know that there is a division of labor. Division of labor का मतलब क्या है कि जो हमारे पैर हैं वो चलने का काम करेंगे, है ना। तो डिवीज़न ऑफ लेबर आपने असाइन कर दिया है पैरों को कि भाई तुम्हें चलना है, चलने का काम पैर करेंगे, हाथ तो नहीं करेंगे। कुछ लोग हैं जिम्नास्ट वगैरह जो हैं वो अपना उल्टा हो जाते हैं, हाथ के बल भी चलने लगते हैं, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, ठीक है, ज़्यादा देर नहीं चल सकते। तो आप मतलब थोड़ी देर 100 मीटर 200 मीटर 10 इतना चल जाएंगे, उसके बाद उनको वापस अपना आना ही पड़ेगा, सीधा खड़ा होना ही पड़ेगा, ठीक है। हाथ जो है वो लिखने के लिए बनाए गए हैं, तो आप हाथ से लिखेंगे, आप पैर से मुंह से नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो डिवीज़न ऑफ लेबर है। इसी तरीके से दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो ह्यूमन बॉडी के जो अलग अलग जो वो है बॉडी पार्ट्स हैं वो अलग अलग फंक्शंस ही परफॉर्म करेंगे। हम आँखों को ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकते कि आज से तुम्हें देखना नहीं है, आज से तुम्हें सुनना है, और कानों को ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि बेटा आज से तुम देखो, ऐसा कह नहीं सकते। जो जिसका काम है वो वही करेगा। आगे चलते हैं। The human body has a heart to pump blood, a stomach to digest food and so on. वैसे ही जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में हार्ट जो है, हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना, ठीक है, और स्टमक का काम क्या है? फूड को डाइजेस्ट करना। तो वैसे ही अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उनका अलग अलग काम होता है। Similarly, division of labor is also seen within a single cell in many cases. एक सिंगल सेल में भी डिवीजन ऑफ लेबर बहुत सारे केसेस में देखी गई है। कई बार क्या है कि एक सिंगल सेल जो है वही बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है। Just cell organelles के हेल्प से। हाँ, सेल ऑर्गेनेल्स की हेल्प से होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। Similarly, division of labor is also seen within a single cell in many cases. Good evening. In fact, each such cell has got certain specific components within it known as
सेल ऑर्गेनेलीज। तो हर एक सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, उनके छोटे छोटे कंपोनेंट्स को सेल ऑर्गेनेलीज बोल दिया जाता है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेली परफॉर्म्स अ स्पेशल फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। ठीक है, अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म A cell is able to live and perform all its functions because of these organelles. These organelles together constitute the basic unit called the cell. It is interesting that all cells are found to have the same organelles no matter what their function is or what organism they are found in. तो ऐसा नहीं होता कि किसी भी सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेली नहीं होता, तो हर सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज मिलेंगे। और सेल ऑर्गेनेलीज इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये देखने वाली है कि अगर मान लीजिए हमने कहा कि हम जो हमारी आई जिस मटेरियल से बनी हुई है तो वो टिश्यूज से बनी हुई है, छोटी छोटी, और वो जो छोटी छोटी टिश्यूज हैं वो भी छोटे छोटे सेल से बने हुए हैं। ठीक है, तो वो जो छोटे छोटे सेल हैं उन छोटे सेल के अंदर भी कुछ होगा, क्या होगा, सेल ऑर्गेनेलीज होगी। तो आई के सेल ऑर्गेनेली देख लो या ईयर के देख लो या नोज के देख लो, तो हर बॉडी पार्ट के जो सेल ऑर्गेनेली है वो एक जैसे ही होते हैं, ये ऑब्जर्व कराते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। What is a cell made up of? We saw above that the cell has special components called organelles. तो सेल के अंदर स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। तो सेल ऑर्गेनेली की एक बार डेफिनेशन लिख लीजिएगा। Cell has got certain specific components each cell has got certain specific components each cell has got certain specific components within it known as cell organelles. Called cell organelles. Each kind of cell organelle performs a special function. Perform a specific function such as making new material in the cell, such as making new material in the cell. Comma, clearing up the waste material from the cell. Clearing up the waste material from the cell. And so on.
उसके बाद है लिखे व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ। व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, इसमें लिखेंगे a cell is made up of three basic components. A cell is made up of three basic components: plasma membrane, nucleus, and cytoplasm. Plasma membrane, nucleus, and साइटोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसी को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब इनके सब के अब ये अंदर जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर भी क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं, ये फंक्शंस ही हमको पूरे चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, आज इतना ही करिए, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और मैं आपको ना मैसेज कर दूँगा, आप देख लेना, मुझे 4:30 बजे वाले बच्चों से कंफर्म करना होगा। ठीक है, तो मैं आज ही आपको 10 साढ़े 10 बजे तक मैसेज करके कंफर्म करूँगा, तो कल फिर 4:30 बजे आ जाए, नहीं तो फिर 7 बजे का रहेगा, नहीं तो या तो 4:30 या 7 बजे, और या फिर कल की छुट्टी रहेगी। ठीक है, बता दूँगा, मैसेज देख लेना आज रात को। थैंक यू सर।